Hello everyone, welcome to PCS Success Will. Today we will continue with non-cooperation movement. We will discuss the causes, features and significance and why non-cooperation movement was called off. 1922 में non-cooperation movement को गांधी जी ने वापस ले लिया था. क्यों लिया था ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे. But before we proceed, if you are new to the channel, then don't forget to like, share, subscribe and comment. Your feedback is precious. So now, coming to the topic non-cooperation movement, let's take a brief summary of what we did in the previous video. So इस वीडियो का पार्ट 1 जो है इस टॉपिक का नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट का पार्ट 1 मैंने पहले ही कवर कर लिया है. जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं. अब उसका अगला पार्ट हम करेंगे. इस वीडियो में हम उसके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के काउजेस, फीचर्स, सिग्निफिकेंस और क्यों ये मूवमेंट कॉल ऑफ हुआ ये सारा हम समझेंगे डिटेल में. पहला काउज क्या था, पहला जो मेन फैक्टर था बिहाइंड दिस असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वो क्या था. पहला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से देश खुश नहीं था. इसके जो रिफॉर्म लाया गया था मोंटेगू कैम्फोर्ड रिफॉर्म भी इसे कहते हैं. मोंटेगू तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उस समय इंडिया के, और कैम्फोर्ड जो वाइस रॉय थे 1915 से 1921 के बीच में इंडिया के, उनके नाम पर ये था मोंटेगू कैम्फोर्ड रिफॉर्म. इस रिफॉर्म से देश खुश नहीं था. साथ ही रॉलेट एक्ट 1919 जिसे हम काला कानून कहते हैं ये था दूसरा कारण. तीसरा जालियांवाला बाग मैसेकर, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो पंजाब में हुआ वो. चौथा खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट जो लॉन्च हुआ था, जो टर्की के प्रति जो ब्रिटेन का व्यवहार था उसको लेकर इंडिया में खिलाफत मूवमेंट अली ब्रदर्स ने लॉन्च किया, वो एक कारण था. और पांचवा कारण था जो देश की इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति, जो इकोनॉमिक कंडीशन जो देश की थी, उस वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन लाने का प्रस्ताव रखा. अब हम देखते हैं एक एक पॉइंट, सारे जो पॉइंट्स हैं उसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं. मोंटेगू कैम्फोर्ड रिफॉर्म जो था उसके क्या ड्रॉबैक्स जिसके वजह से देश को ये रिफॉर्म जो था वो एक्सेप्टेबल नहीं था. कांग्रेस, मुस्लिम लीग सब ने इसका विरोध किया था. पूरा देश इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था. तो क्या कारण था कि ये रिफॉर्म एक्सेप्टेबल नहीं था. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हम एक सेपरेट वीडियो में करेंगे डिटेल में. अभी बस हम जो रिलेटेड है इस टॉपिक से उतना ही समझेंगे कि क्यों यह एक्ट एज अ डिस्प्लेजर था सारी देश की जनता के लिए. अंडर दिस एक्ट कुछ प्रोविजंस थे इस एक्ट के जो कि एक्सेप्टेबल नहीं था फॉर द इंडियंस. कुछ जैसे कि वीटो पावर दिया गया था. जो गवर्नर थे उन्हें, जो प्रोविंस के गवर्नर हुआ करते थे उन्हें वीटो पावर दे दिया गया था. तो वैसे पावर में क्या था कि वो काफ़ी पावरफुल हो जाते थे गवर्नर. अब कोई भी एक्ट पास करना है, अगर सरकार के द्वारा कोई एक्ट लाया गया उसे पास करना है तो वो आसानी से पास हो जाता था. अगर जो इंडियन मेंबर्स हैं वो अपोज कर रहे हैं उस एक्ट को तो भी वो एक्ट पास कर दिया जाता था. साथ ही जो सेपरेट इलेक्ट्रोड्स का जो प्रावधान लाया गया था इस रिफॉर्म में, उस वजह से देश में कम्युनल टेंशन भी इंक्रीज हो रहा था, कम्युनल टेंशन. और साथ में जो वोटिंग राइट्स दिए गए थे लोगों को. पहली बार एक जो पॉजिटिव चीज़ इस एक्ट का था कि देश ने इलेक्शन के बारे में जाना. बट जो वोटिंग राइट्स थे वो लिमिटेड थे, वो सबके लिए नहीं थे. कोई एडल्ट फ्रेंचाइज फॉलो नहीं किया जा रहा था. दूसरा, जो प्रोविंशियल मिनिस्टर्स थे उनका कोई कंट्रोल ब्यूरोक्रेट्स पे नहीं था. इस वजह से जो प्रोविंशियल मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेट्स थे उनके बीच में हमेशा टसल का माहौल रहता था. साथ ही लेजिस्लेचर का कोई कंट्रोल गवर्नर जनरल और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल पे भी नहीं था. जो इस एक्ट का प्रोविजन था उसके तहत लेजिस्लेचर का कोई कंट्रोल जो गवर्नर जनरल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उनके ऊपर नहीं था. जो सब्जेक्ट्स का डिवीज़न किया गया था जैसे रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड, वो भी जो डिवीज़न था वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था. ये सब कुछ कारण थे जिसकी वजह से ये एक्ट को इंडियंस ने वेलकम नहीं किया, इस रिफॉर्म को वेलकम नहीं किया इंडियंस ने. बाल गंगाधर तिलक, कुछ स्टेटमेंट हम देख लेते हैं, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. बाल गंगाधर तिलक ने इस रिफॉर्म के बारे में क्या कहा. तो मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म, जो मोंटेगू कैम्फोर्ड रिफॉर्म, इसे मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं. बाल गंगाधर तिलक ने कहा दिस रिफॉर्म इज अनवर्दी एंड डिसअपॉइंटिंग, अ सनलेस डॉन. दिस स्टेटमेंट वाज मेड बाय बाल गंगाधर तिलक विथ रिस्पेक्ट टू द मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म. साथ ही एनी बेसेंट ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि दिस रिफॉर्म इज अनवर्दी ऑफ इंग्लैंड टू ऑफर एंड इंडिया टू एक्सेप्ट. दिस टू स्टेटमेंट्स आर
important regarding Montfort reform. Also, अब 1918 में अगस्त में कांग्रेस का स्पेशल सेशन रखा गया मुंबई में, और उसके प्रेसिडेंट थे हसन इमाम। वहाँ पर कांग्रेस ने डिक्लेयर किया कि दिस रिफॉर्म इज डिसअपॉइंटिंग एंड अनसेटिस्फैक्ट्री एंड डिमांडेड इफेक्टिव सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टेड। सो कांग्रेस ने स्वराज का डिमांड किया और इस जो रिफॉर्म था उसे कम्प्लीटली नकार दिया, इसे अनसेटिस्फैक्ट्री और डिसअपॉइंटिंग बताया। सो ये जो रिफॉर्म था वो जो द रिफॉर्म 1919 डिड नॉट सेटिस्फाई पॉलिटिकल डिमांड्स इन इंडिया, ये जो इंडियंस की पॉलिटिकल डिमांड्स थी उसे ये रिफॉर्म सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, इसलिए देश भर में इस रिफॉर्म का विरोध हो रहा था। ऑल्सो जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया था वर्ल्ड वार 1 के टाइम में 1915 में, उसके तहत जो प्रेस पे रिस्ट्रिक्शन किए गए थे, जो देश में आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहा था उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए थे 1915 डिफेंस एक्ट के तहत, उसे और भी कड़ा बना दिया गया रॉलेट एक्ट लाकर। अंडर दिस रिफॉर्म ओनली रॉलेट एक्ट आसानी से पास कर दिया गया। सो इस तरह से जो देश में गतिविधियाँ चल रही थी इस रिफॉर्म की वजह से ये काफ़ी असंतोष का माहौल पैदा कर दिया था देश में। साथ ही दिस मेजर्स वेर वाइडली सीन थ्रू आउट इंडिया ऑफ द बिट्रेयल ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट गिवन बाय द पॉपुलेशन फॉर द ब्रिटिश वार एफर्ट। सो जो इंडियन पॉपुलेशन का जो सपोर्ट था वार में ब्रिटेन का, सो उस समय जो उनसे वादा किया गया था वो पूरा नहीं किया गया था। सो इंडियन सीन एज अ बिट्रेयल, ये रिफॉर्म लाने के बाद इंडिया को ये ब्रिटिश की तरफ से एक बिट्रेयल मिला था। सो इस तरह से ऑल टुगेदर ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था ये लोगों के लिए संतोषजनक नहीं था और लोगों ने इसका विरोध किया, इस रिफॉर्म का, मॉन्टेगू कैम्फोर्ड रिफॉर्म का, और ये भी एक कारण बना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के स्टार्ट होने का। दूसरा था रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग मैसेकर। अब रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट को हम काला कानून कहते हैं, इसका विरोध देश भर में होने लगा क्योंकि इस एक्ट के तहत ना कोई वकील मिलता था एक्यूज्ड को, ना उसकी दलील सुनी जाती थी और ना वो अपील कर सकता था जो उसके साथ अन्याय हो रहा था उसके खिलाफ। सो ये एक्ट ऑल टुगेदर लाया क्यों गया था? टू क्वेल द सेडिशन, मतलब जो सरकार के खिलाफ जो भी गतिविधियां देश में हो रही है उसको सप्रेस करने के लिए, मिलिटेंट फ्रीडम स्ट्रगल जो देश में चल रहा था उसको कम्प्लीटली क्रश करने के लिए रॉलेट एक्ट ला दिया गया था। इसके तहत लोगों को 2 साल के लिए डिटेन कर दिया जाता था बिना कोई कारण, बिना कोई एविडेंस और बिना कोई वारंट के लोग को 2 साल के लिए डिटेन कर लिया जाता था। उनके जो राइट्स थे उनको कम्प्लीटली कर्टेल कर दिया जाता था, दबा दिया जाता था। सो रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग मैसेकर के ऊपर भी वीडियो मैंने बना दिया है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो एवरी इंडियन जो थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उन्होंने इस एक्ट को अपोज किया था। मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, इन्होंने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से इस्तीफा भी दे दिया था और देश भर में काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा था रॉलेट एक्ट का। अब इसी प्रोटेस्ट के दौरान हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड में लगभग 1500 लोगों की जान चली गई थी। जनरल डायर ने वहाँ पे ओपन फायर कर दिया था जो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था उसके ऊपर, और 1500 लोगों की जान वहाँ पर चली गई। और ब्रिटिश डाटा के हिसाब से मात्र कितनी जाने गई थी तो 379 इतनी ही डेथ हुई थी। अब हंटर कमीशन का भी इसके लिए लिपापोती के लिए ब्रिटिश ने हंटर कमीशन का गठन किया था। वो उसका हंटर कमीशन ने भी जनरल डायर को बिना किसी पनिशमेंट के जाने दे दिया था। 1920 में हंटर कमीशन लाया गया था और उसे हंटर कमीशन ने भी जनरल डायर के ऊपर कोई हार्श मेजर्स नहीं लिए, बस खाली उस जो जनरल डायर का जो एक्ट था उसे कंडेम किया, बस इतना ही था। सो इस तरह से जो इंडियंस थे वो काफ़ी दुखी हो गए थे ये जो इंसिडेंस था जालियांवाला बाग मैसेकर का। सो रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग मैसेकर ये एक 2 और इम्पोर्टेंट कारण थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के। सो अब अगला है खिलाफत मूवमेंट। सो खिलाफत मूवमेंट शुरू किया गया था अली ब्रदर्स के द्वारा 1919 में, और फाइनली इसका नेतृत्व चला गया गांधी जी के पास। अली ब्रदर्स ने गांधी जी को कहा कि आप इसका नेतृत्व करिए, और गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी इस्टेब्लिश करने के लिए इस मूवमेंट का लीडरशिप भी अपने हाथों में ले लिया था। गांधी जी को ये एक अच्छा सुनहरा मौका दिखा हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए। सो हुआ क्या था कि ट्रीटी ऑफ सेवरस साइन किया गया था 1920 में। सो अंडर दिस ट्रीटी ऑटोमन एम्पायर को डिवाइड कर दिया गया और जो खलीफा थे वहाँ के हेड उन्हें हटा दिया गया। टर्की के जो हेड थे उनके सारे पावर्स छीन लिए गए। सो जो खलीफा थे वो स्पिरिचुअल हेड थे मुस्लिम के, उनका धार्मिक गुरु थे मुस्लिम्स के।
तो उनका जो उन्हें उनसे जो सारी पावर्स छीन ली गई, ये जो पूरा दुनिया भर के जो मुस्लिम थे उनके लिए ये एज अ इंसल्ट टू इस्लाम उन्होंने ऐसा लिया इसे। और इंडिया में भी इसके खिलाफ खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत कर दी गई। सो ये था खिलाफत मूवमेंट। अब ये भी एक कारण बना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, गांधी जी इससे जुड़ गए और खिलाफत के साथ साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो कि साथ में चला, इसे जुड़वा आंदोलन भी हम कहते हैं। अब आया क्या, इकोनॉमिक कंडीशन। देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वर्ल्ड वार 1 के बाद क्या थी। सो जो गवर्नमेंट थी उसकी जो एक्सपेंडिचर थी वो डिफेंस पे काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी, बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। अब इस वजह से रेवेन्यू कलेक्शन जो था वो काफ़ी बढ़ गया था, रेवेन्यू कलेक्शन। और साथ में जो प्राइजेस थे गुड्स के वो काफ़ी हाई हो चुके थे। साथ में जो कंडीशन थी ऑल टुगेदर जो इसके वजह से देश भर की कंडीशन ख़राब हो रही थी, साथ में प्लेग और फेमाइन, ये जो नेचुरल कैलामिटीज़ थी, इसके वजह से कंडीशन और भी लोगों की बदतर हो गई। सो खिलाफत, इकोनॉमिक कंडीशन, खिलाफत, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग मैसेकर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो मॉन्टेगो कैम्फोर्ड रिफॉर्म था, ऑल टुगेदर ये सारे इवेंट्स ने कंट्रीब्यूट किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के शुरुआत के लिए। सो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया। इसके बाद 1920 में प्रस्ताव रखा अगस्त में असहयोग आंदोलन का, 1 अगस्त को। और इस जो असहयोग आंदोलन था उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, स्वराज। स्वराज के लिए डिमांड किया था इंडियंस का, स्वराज। साथ में जो पंजाब में हुआ था जालियांवाला बाग मैसेकर, रेमेडी ऑफ द पंजाब रॉन्ग्स, जालियांवाला बाग में जो भी हुआ था हिंसा, उसके खिलाफ उसका एक तरह से रेमेडी की तरह इसे शामिल किया गया। ये जो ऑब्जेक्टिव था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का बना। साथ ही रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड स्टेटस ऑफ खालिफ, खालिफ का जो स्पिरिचुअल लीडर थे मुस्लिम के, उनका जो पोजीशन था उसको रिस्टोर करने के लिए, साथ में उनके जो अंडर में जितने भी मुस्लिम स्टेट्स थे वो खालिफ के अंदर ही रहे, इस तरह का डिमांड्स रखा गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। अब हम देखते हैं फीचर्स, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का फीचर्स क्या क्या था। सो पहला तो ये था नॉन वायलेंट और पीसफुल, नॉन वायलेंट और पीसफुल प्रोटेस्ट था। किसी भी प्रकार का हिंसा का प्रयोग इस आंदोलन में नहीं किया गया था। गांधी जी हिंसा के सख्त खिलाफ थे। दूसरा, बॉयकॉट करना। सो कोर्ट्स को बॉयकॉट किया जाने लगा, गवर्नमेंट जॉब्स को बॉयकॉट किया जाने लगा। कोर्ट्स, गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट एडेड जो स्कूल्स और कॉलेजेस थे उनको बॉयकॉट किया जाने लगा। फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया जाने लगा, जो फॉरेन क्लोथ्स से उनका बॉयकॉट किया जाने लगा। क्या किया जाने लगा कि जो फॉरेन गुड्स थे, जैसे कि कपड़े थे, लोग उसे बॉनफायर सारा जला देने लगे। लोग इकट्ठा होकर एक जगह सारे जो कलेक्ट किए जाने लगे जितने भी कपड़े थे और उन्हें जला दिया गया। इस वजह से क्या हुआ कि जो इम्पोर्ट था फॉरेन क्लोथ्स का वो ड्रास्टिकली मतलब कम हो गया, लगभग आधा पे चला गया। 102 करोड़ पहले था 1919 और 1920 के ईयर में, और 1921 और 22 तक वो घटकर 57 करोड़ तक ही जो इम्पोर्ट था वो आ गया, लगभग 102 करोड़ से 57 करोड़ पे चला आया। सो ऐसा इफेक्ट पड़ रहा था सरकार के ऊपर। और जो फॉरेन गुड्स थे और लिकर के जो शॉप थे उनका घेराव कर लिया गया, उनके बिजनेस को ठप कर दिया गया। पिकेटिंग ऑफ शॉप सेलिंग फॉरेन गुड्स एंड लिकर, इस तरह से सरकार के रेवेन्यू जनरेशन पे भी काफ़ी फर्क पड़ा, रेवेन्यू जनरेशन पे। अब देखते हैं बॉयकॉट इलेक्शन को, लेजिस्लेचर को भी बॉयकॉट कर दिया गया। जो सरकार का जो इलेक्शन था उसी साल नवंबर में होने वाला था, तो उसे भी बॉयकॉट कर दिया गया। अब इस तरह से ओवरऑल जो फंक्शनिंग थी इंडियन गवर्नमेंट की वो काफ़ी इफेक्ट होने लगी। लोगों ने प्रोटेस्ट के लिए अपना टाइटल्स को भी जो ब्रिटिश द्वारा दिया गया था, जिन्हें भी टाइटल्स, वो सारे सरेंडर कर दिए। अब जो डिस्प्यूट्स, अब जो कोर्ट का बहिष्कार हो चुका था, बॉयकॉट कर दिया गया था कोर्ट को, तो जो डिस्प्यूट्स होते थे सिविलियंस के, उसे कैसे सॉल्व किया जाए, तो उसके लिए पंचायत का गठन कर दिया गया। अब स्कूल और कॉलेजेस जो सरकारी थे उसे बॉयकॉट किया गया, बहिष्कार किया गया। तो उसके लिए क्या करना था, जो नेशनल स्कूल और कॉलेजेस का गठन किया गया। उसके बाद फिर क्या था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये भी इस एक्ट का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का अहम फीचर था। हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम साथ आकर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिए। और गांधी जी ने कहा था कि जितने भी सोशल एविल्स हैं, अनटचेबिलिटी जैसे, उसका भी हमें बहिष्कार करना है, जिसके वजह से सारे जो देश की जितनी भी जनता है वो इकट्ठा होकर इस आंदोलन में अपना सहयोग करे, असहयोग आंदोलन में। और जो हैंड स्पिनिंग, चरखा
और हैंड स्पिनिंग एंड वीविंग वाज टू बी इनकरेज्ड। चरखा जो देश भर में काफ़ी लोकप्रिय हो चुका उस समय, लोग अपने कपड़े खुद बनाने लगे और फॉरेन क्लोथ्स का बहिष्कार कर दिया था। सो ये सब जो थे ये मेन फीचर्स थे इस असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। अब देखते हैं इसका क्या सिग्निफिकेंस निकला, इसका महत्व कैसे बना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का क्या इंपॉर्टेंस था, क्या सिग्निफिकेंस था, इसका क्या महत्व था। सो पहला हम देखते हैं। सो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज अ ट्रूली मास मूवमेंट। इसमें देश भर के लाखों लोगों ने हिस्सा लिया, देश के हर भाग के लोगों ने आकर इसमें अपना सहयोग दिया असहयोग आंदोलन में। दूसरा क्या था, कम्युनल हार्मोनी। अब हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी, साथ में मिलकर ये आंदोलन में अपना सहयोग प्रदान कर रहे थे, तो इस तरह से देश में जो कम्युनल टेंशन था वो भी कम हो गया। साथ ही कांग्रेस की जो पॉपुलैरिटी थी वो देश भर में काफ़ी बढ़ गई। पहले क्या था, कांग्रेस कुछ जो पॉलिटिकल कॉन्शियस लोग थे, जो एलाइट क्लास थी, उसकी पार्टी के रूप में कांग्रेस को देखा जाता था। बट अब कांग्रेस मासेस तक पहुंच रही थी, पुअर जितने भी कंट्री में लोग थे वो सब तक पहुंच रही थी। इस तरह से कांग्रेस की पॉपुलैरिटी इसी आंदोलन के दौरान देश में काफ़ी बढ़ गई। अब गोल क्या था, पहली बार कांग्रेस ने जो स्वराज, अटेनमेंट ऑफ स्वराज थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, ये था गोल कांग्रेस का पहले। इसको कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स को ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। अब अटेनमेंट ऑफ स्वराज थ्रू पीसफुल एंड लेजिटिमेट मीन्स, ये गोल बन चुका था कांग्रेस का। अब इसके बाद क्या था पॉइंट, पीपल बिकेम कॉन्शियस ऑफ देयर पॉलिटिकल राइट्स। लोगों को अपने जो संवैधानिक हक थे, पॉलिटिकल राइट्स थे जो लोगों के, वो लोगों को समझ में आने लगा और लोग सरकार से डरना बंद कर दिए। नेक्स्ट क्या था, दिस मूवमेंट एस्टैब्लिश्ड गांधी एज अ लीडर ऑफ मासेस। इस मूवमेंट ने गांधी जी को एज अ लीडर ऑफ मास एस्टैब्लिश किया नेशन में फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑल्सो द इम्पोर्ट फेल ड्रास्टिकली। अब इस मूवमेंट को लॉन्च होने के बाद क्या हुआ कि इम्पोर्ट जो था ब्रिटेन से वो काफ़ी हद तक घट गया, लगभग 50% के नीचे चला गया। रेवेन्यू जनरेशन जो सरकार की थी वो भी काफ़ी कम हो चुकी थी। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो ब्रिटिश सरकार थी, जो ये मूवमेंट का एक्सटेंट था, उससे पूरी तरह से हैरान हो गई थी। दिस मूवमेंट सूक द ब्रिटिश गवर्नमेंट हु वेर स्टम्प्ड बाय द एक्सटेंट ऑफ द मूवमेंट। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो पूरी तरह से इस आंदोलन के जो रूप था उससे हैरान हो चुकी थी। अब तक लोग क्या करने लगे कि अब सरकार क्या करेगी इसे रोकने के लिए, लोगों को पकड़ पकड़ कर जेल में बंद करेगी। लोग अपनी मर्जी से जेल में जाने लगे कि लो बंद कर दो। जितने भी लोग थे वो इकट्ठा जेल में जाने लगे। अब तो जेल ही कम पड़ने लगा था और लोग ज़्यादा हो चुके थे, ऐसा माहौल देश में बन चुका था। साथ ही ये पहली बार जो अभी मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना है, वो उस समय पहली बार देश ने महसूस किया था। आत्मनिर्भर भारत कैसे, तो जो इंडियन मर्चेंट्स और मिल ओनर थे उन्हें अच्छी प्रॉफिट होने लगी, खादी को प्रमोट कर दिया गया। खादी प्रमोट हो गया। अब इंडियन जो गुड्स थी उसकी डिमांड बढ़ गई और जो इम्पोर्टेड गुड्स थी उनकी डिमांड घट गई। इस तरह से देश आत्मनिर्भर बनने लगा। ओवरऑल ये जो सारे पॉइंट्स थे ये बताता है कि ये मूवमेंट कितने हद तक सक्सेसफुल हो चुका था, बट सडनली इस मूवमेंट पे ब्रेक लग गया। कैसे ब्रेक लग गया इस मूवमेंट पे, तो गांधी जी इस मूवमेंट को चलाना चाहते थे थ्रू पीसफुल और नॉन वायलेंस मीन्स, कि अगर हम अहिंसा को फॉलो करेंगे तो हमें आज़ादी 1 साल में स्वराज मिल जाएगा, ऐसा गांधी जी का मानना था। जो कि प्रेडिक्शन गलत भी हुआ, क्योंकि 1920 में शुरुआत की गई थी, 1922 आ चुका था और अभी तक अंग्रेजों ने स्वराज दिया नहीं था। बट गांधी जी का मानना था कि अहिंसा के प्रयोग से, सत्याग्रह के प्रयोग से, नॉन वायलेंस से हम 1 साल में स्वराज हासिल कर लेंगे। बट ऐसा हुआ तो नहीं। और उसी वक्त क्या हो गया कि चौरी चौरा, जो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में एक विलेज है, वहाँ पर एक हादसा हुआ, हिंसा का केस आया गांधी जी के सामने। और गांधी जी ने 4 फरवरी को ये हादसा हुआ चौरी चौरा में। क्या हुआ कि वहाँ पे लोग मीट प्राइजेस को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, मीट प्राइजेस को लेकर। अब वो प्रोटेस्ट को पुलिस ने रोका और लोगों को वहाँ से डिस्पर्स किया। अब लोग क्या किए कि पुलिस स्टेशन का घिराव कर दिया। वहाँ से लोगों ने क्या किया कि पुलिस स्टेशन का घिराव किया और वहाँ पे प्रोटेस्ट करने लगे। वहाँ के जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने पहले भीड़ को हटने के लिए कहा, डिस्पर्स होने के लिए कहा, बट भीड़ वहाँ से डिस्पर्स हुई नहीं। तो क्या किया, ओपन फायरिंग कर दी गई भीड़ के ऊपर, ओपन फायरिंग कर दी गई। अब उसमें क्या हुआ कि 3 लोगों की जान चली गई, 3 लोग उसमें मारे गए। अब 3 लोग जब मारे गए
तो क्या किया, वहाँ की जो भीड़ थी उसने पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन को ही जला दिया। अब उसमें क्या था कि जो पुलिस स्टेशन वाज सेट ऑन फायर एंड बर्निंग 22 पुलिसमैन अलाइव। वहाँ पे 22 पुलिसमैन जो थे वो जिंदा जल के मर गए। अब ये जो खबर गांधी जी के पास पहुँची तो गांधी जी ने ये पूरे इंसिडेंट्स का अपने आप को, जो इंसिडेंट हुआ था उसका जिम्मेदार खुद को समझा। उन्होंने इसमें अपना रोल समझा और वो फास्ट पे चले गए 5 दिन का। और उन्होंने जो असहयोग आंदोलन था, जो कि अब काफ़ी देश में सक्रिय हो चुका था, और इससे लोगों को ये भी लगने लगा था, जो कांग्रेस लीडर पहले इसके विरोध में थे, जिन्हें ये सहमत नहीं थे इससे कि नहीं ये सक्सेसफुल नहीं होगा, जैसे CR दास, उन्होंने भी इसका विरोध किया कि नहीं ये वापस अब नहीं होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने भी गांधी जी को समझाने की कोशिश की, सुभाष चंद्र बोस ने भी कोशिश की, लेकिन ये मूवमेंट गांधी जी ने फाइनली वापस ले लिया। गांधी जी ही फेल्ट दैट द पीपल वेर नॉट रेडी टू टेक अप नॉन वायलेंट मूवमेंट। गांधी जी को लगा कि देश अभी नॉन वायलेंट अहिंसा का पार्ट अच्छे से समझा नहीं है, देश अभी अहिंसा के लिए तैयार नहीं है, और अहिंसा को अपना ढाल बनाकर देश अभी आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये कारण बताकर 12 फरवरी को गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया, 12 फरवरी को। अब ये देश के लिए काफ़ी दुखद था, जो आंदोलन इतने अच्छे से देश में अभी तक चल रहा था, और हो सकता था कि कुछ सालों में स्वराज मिल भी जाता, बट गांधी जी ने इसे वापस ले लिया। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस हो गया। अब इसका असर खिलाफत पर भी पड़ा। अब नॉन कोऑपरेशन खिलाफत के साथ एक जुड़वा आंदोलन की तरह चल रहा था। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही गांधी जी ने वापस ले लिया तो खिलाफत भी देश में कमज़ोर हो चुका था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ख़त्म होने के बाद खिलाफत जो है वो अल्टीमेटली वीक हो गया, खिलाफत। अब क्या हुआ कि टर्की में क्या हो गया, उसी साल 1924 में क्या हुआ कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो वहाँ पे तख्ता पलट हो गया, एक तरह से विक्ट्री हो गई रिवोल्यूशनरी फोर्सेस जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा के अंडर में थी, वो वहाँ पे जीत गए, और ओटोमैन एम्पायर को वहाँ से उनका जो रूल था उसे ख़त्म कर दिया गया, और इस्टेब्लिश किया प्रोग्रेसिव सेक्युलर रिपब्लिक इन इंडिपेंडेंट टर्की। तो जो वजह था खालिफ का इंसल्ट, खालिफ का पोस्ट और टर्की के साथ जो अन्याय हो रहा था, ये वजह ही ऑल टुगेदर ख़त्म हो गया। अब टर्की में एक प्रोग्रेसिव और सेकुलर रिपब्लिक सरकार बन गई थी, और ये जो खालिफ था उसका रोल ही ख़त्म कर दी खालिफ का। सो अब उन्हें इंडिया की कोई ज़रूरत नहीं थी, इंडिया की तरफ से कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं थी। इस तरह से खिलाफत मूवमेंट भी ख़त्म हो गया। सो इस तरह से हमने देख लिया कि क्या फीचर्स थे, क्या महत्व था और किस तरह से काउजेस क्या थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, उसके ऑब्जेक्टिव क्या थी, ऑब्जेक्टिव, काउजेस, सिग्निफिकेंस, और क्या आउटकम निकला, क्यों ये ख़त्म हो गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सडनली गांधी जी ने इसे कॉल ऑफ कर लिया, ये सब हमने अब समझ लिया। सो ऑल टुगेदर खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका है। होप यू लाइक द वीडियो, आपने अच्छे से समझ लिया हो। Thanks for watching. Join us on Telegram channel for the PDF, and Telegram link is provided in the description. Subscribe to our channel PCS Successful for more updates. Thanks for watching.